गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, हम आपको इस वीडियो में 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आएंगे उसको भी हम जल्दी जल्दी आपके हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे उन वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपको इसका व्याकरण का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ाएंगे संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी जो आवश्यक नियम होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, गद्यांश दिया होता है, तो उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं और इसी आपको पैराग्राफ से आंसर को छांट के लिखना पड़ता है। तो इसमें आपको 7-8 पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो सारे हम आपको पढ़ा देंगे। तो इससे आपको पैराग्राफ कैसे पढ़ना है और उसको कैसे आंसर छांटना है ये सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं संक्षेपण हेतु आवश्यक नियम। मूल अवतरण को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जो हमारा जो गद्यांश दिया हुआ होगा उसको आपको कितनी बार, 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए तथा अवतरण में आए मुख्य भावों एवं विचारों का पता लगाना चाहिए कि मुख्य भाव और विचार क्या हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवतरण से ही ढूंढना चाहिए, मतलब आपको अवतरण में ही मिल जाएंगे वो। उत्तर संक्षिप्त हो और साफ हो, मतलब छोटा उत्तर लिखना है आपको, बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी व्याख्या नहीं करना है। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है। अपठित गद्यांश का सारांश मूल का 1/3, अगर सारांश उसमें पूछ रहे हैं तो उसे बहुत छोटा करना है, मतलब जो लिखा हुआ है जो आपका गद्यांश है उसका समझ लो आधा, 1/3 या आधा हो। ठीक है। सारांश में अवतरण की सभी मुख्य बातें समाविष्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है लेकिन कि आधा करना, छोटा करना है तो आप कुछ लिखो ही नहीं, लेकिन अगर सारांश की जो मुख्य बातें हैं जो उसमें होना जरूरी है। गद्यांश का शीर्षक छोटा हो तथा अवतरण के केंद्रीय भाव पर आधारित हो। गद्यांश के शीर्षक की खोज उसकी आरंभ या अंत की पंक्तियों की जानी चाहिए। ज़्यादातर जो आरंभ जो शीर्षक होता है वो अंत की या आरंभ की दो पंक्तियों में ही आपको मिल जाता है, तो उसमें देखना चाहिए उसमें आपको। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन के हिसाब से फिर एक एक करके आपको इसमें पूरा आपको गद्यांश दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। संक्षेपण किसे कहते हैं? सॉरी, एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण का पुनः सर्जन है। ठीक है। इसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता और प्रभाव होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 होता है। इस प्रकार से संक्षेपण मूल रचना का पुनः सर्जन है, मतलब जो मूल जो आपको गद्यांश दिया हुआ है और एक तरह से पुनः से उसको बना के लिखा जाता है, तो पुनः सर्जन है। पहला वाला गद्यांश इसमें दिया हुआ है, जो नीचे गद्यांश दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उसके नीचे क्वेश्चन है तो आपको आंसर लिखना है गद्यांश को पढ़कर। पहला है, आज मानव जाति ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से वह चाहे तो उस मार्ग को चुन सकती है जो विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से बनने वाली दुनिया की ओर ले जाता है, और चाहे तो वह ऐसे रास्ते पर जा सकती है जहां संपूर्ण मानव अपने से ही टकराकर चूर हो जाएगा। हमें कौन सा रास्ता चुनना है, यह सोचने में हम जितनी देर लगाएंगे उतना ही संकट बढ़ता जाएगा। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य अपने को परमाणु अस्त्रों, ठीक है, अस्त्रों के भंवर में फंसने से बचा सका, तो आज उसने अपने प्रयत्नों से ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं जिसके कारण वह शीघ्र ही विराट विश्व का नागरिक बन सकता है। अब ये जो पैराग्राफ दिया है इसको आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, तो आपको जो यहाँ क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको इसमें से आराम से निकल आएंगे। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज मानव जाति के समक्ष कौन सा भयावह संकट उत्पन्न हो गया है, तो कौन सा संकट उत्पन्न हुआ है। और फिर दूसरा है आपका इसमें, आपस की टकराहट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं। मानव जाति के सामने सबसे भयावह संकट उत्पन्न हो गया है कि वह विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से बनने वाली दुनिया की ओर जा सकती है। ठीक है। या फिर वह ऐसे रास्ते पर जा सकती है जहां
संपूर्ण मानव उससे अपने से ही टकराकर चूर हो जाएगा। इसमें लिखा है देखो, ऊपर की लाइन का है जो थोड़ा अपने आप को अपने शब्दों में लिखना है कि मानव जाति के सामने ऐसे भयावह संकट आ गए हैं, ऐसे ऐसे लिखा है ना, ऐसे ऐसे संकट आ गए हैं जो वो ऐसे मतलब ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि मतलब कोई भी मार्ग चुन लेंगे, चाहे वो उस मार्ग को चुन सकती है जिसमें कि वो टकराकर चूर हो सकता है, मतलब उसका नाश हो सकता है मानव जाति का। ठीक है, क्योंकि अब दूसरा देख लेते हैं, आज आपस की टकराव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। आपस की टकराहट से बचने के लिए विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब हमें विज्ञान का भी और आध्यात्म का भी, जिससे हमसे कोई गलतियां नहीं हो, क्योंकि आज हम लोग क्या परमाणु अस्त्रों को बना रहे हैं, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, इससे क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो तीसरा है, आज वैज्ञानिक उपलब्धियों का क्या दुरुपयोग हो रहा है। एक यही हो रहा है कि हमारे पास विज्ञान है, वैज्ञानिक है, और इतनी उपलब्धियां हैं हमारे पास, लेकिन हम उसका कोई भी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका उपयोग, जो दुरुपयोग हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है, सिर्फ अस्त्र बना रहे हैं हम, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मनुष्य क्या लाभ उठा सकता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मनुष्य विराट विश्व का नागरिक बन सकता है। जी लिखा ना, ठीक है। अगर ये अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, इनकी मुंह माया से यहाँ लड़ना, ये यहाँ युद्ध हो रहा है, यहाँ ऐसा वैसा करके अगर इनसे निकल जाए ना, तो क्या होगा, मनुष्य विराट विश्व का नागरिक बन जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं। आज विज्ञान अपनी उन्नति के शिखर पर है। इस क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए हैं। आज विज्ञान अपनी उन्नति के शिखर पर है। इस क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए हैं। उन सब में परमाणु शक्ति का आविष्कार विशेष महत्व का है। किसका? परमाणु शक्ति का। देखो अभी इसमें भी ये बता रहे इसमें भी बता रहे परमाणु शक्ति का आविष्कार विशेष महत्व है। परमाणु शक्ति दो रूप वाली है। इसका एक रूप जनजीवन की भयंकर संहार में लग सकता है। मतलब जब अगर इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल जनजीवन का भयंकर संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन दूसरा रूप क्या है? शांतिमय उपयोग है, जिसके द्वारा विश्व में जीवन का, मानव का जीवन कल्याणमय हो सकता है। और दूसरा क्या है? आपने बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो वैज्ञानिक है, जो आपने आविष्कार किया है, उससे क्या होगा, आपका मतलब शांति ही आपको मिलेगी। हाँ, हमने ऐसा ये आविष्कार कर लिया, वो कर लिया, आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, इससे क्या विश्व में हमारे मानव जीवन का कल्याण ही होगा। तो इसमें क्या शीर्षक पूछा है और सारांश पूछा है। तो शीर्षक क्या है, वो साफ दिख रहा है, परमाणु शक्ति के बारे में ही बात हो रही है कि विज्ञान ने उन्नति कर ली है, उन्नति के शिखर पे खड़ा है, उसने अनेक से आविष्कार कर लिए। उसमें एक आविष्कार जो विशेष महत्वपूर्ण आविष्कार है वो है परमाणु शक्ति। इसका सारांश देख लेते हैं, कितना छोटा सा सारांश इन्होंने दिया है, देख लेते हैं। परमाणु शक्ति का आविष्कार विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। ठीक है, परमाणु शक्ति का आविष्कार आएगा ही आएगा, महत्वपूर्ण आविष्कार। इसके सदुपयोग से मानव का जीवन कल्याणमय हो सकता है। किससे? ये जो आपका परमाणु शक्ति का जो आविष्कार है उससे, और दुरुपयोग से मानव जीवन का संहार भी हो सकता है। आलस्य मनुष्य के शरीर व मन को का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह सदा अपने को असहाय सा महसूस करता है। जरा सी मुसीबत आने पर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वह ईश्वर को पुकारने लगता है। आलसी मनुष्य अपनी दृष्टि में दीनहीन बनता है, वह समाज की नज़रों में भी गिर जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी आदत को चाहकर भी नहीं बदल पाता है। वो चाहेगा कि नहीं हम भी काम करें, लेकिन वो इतना उसी की हैबिट में आ जाता है कि वो उसको भी नहीं बदल जा पाता है, चाहता है फिर भी नहीं बदल पाता है। इसमें शीर्षक पूछा है, और मनुष्य अपने को असहाय क्यों महसूस करता है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो आलस सबसे बड़ा शत्रु है, ये तो अलग से समझ में आ रहा है। शीर्षक आ रहा है ना, आलस के बारे में ही बताया ना कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। देखो पहली और दूसरी लाइन या बाद की पहली या जो लास्ट की लाइन है 2, उसमें आपको शीर्षक समझ में आ जाएगा। शीर्षक हो गया। अब आलस के कारण मनुष्य अपने आप को असहाय समझता है। ठीक है, किसके कारण समझता है? आलस के कारण।
गांधी और रविंद्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के समान दो धाराएं हैं। ठीक है, रविंद्र और गांधी आर्य संस्कृति की दो महान देन हैं। वे एक में उसके हृदय की सुकुमारता और दूसरे में उनकी आत्मा की तेजस्विता चमक रही है। दोनों इतने महान हैं कि हमारी स्थिति कबीर के समान हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांजे। कबीर की स्थिति हो गई थी ना, वो कह रहे थे कि देखो गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किसके पैर पढ़ूं। इसी तरह से रविंद्र और रविन्द्रनाथ और गांधी का बताया है। तो इसमें शीर्षक पूछा है, तो शीर्षक तो आपको सामने समझ में आ रहा है, गांधी और रविन्द्रनाथ। फिर इसमें इसका सारांश पूछा है, सारांश देख लेते हैं। गांधी और रविन्द्रनाथ दोनों महान पुरुष एक हिमालय से निकलने वाली गंगा और सिंधु, ये दोनों नदियां हैं, तो उसके समान दो धाराओं की तरह हैं। गंगा नदी भी पवित्र है, सिंधु नदी भी पवित्र है, और दोनों हिमालय से निकली हुई हैं, तो उसी समान धाराओं की तरह ही वो हैं महान पुरुष। दोनों महापुरुष आर्य संस्कृति की महान उपलब्धि हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आत्मविश्वास का अर्थ नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो? आत्मविश्वास का अर्थ नहीं है। एक मिनट, हाँ सुनिए। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार का तथा आत्मविश्वास में बहुत अंतर है। ठीक है, जो हमें आत्मविश्वास भर जाता है उसका अर्थ अहंकार नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं वो। उसका अर्थ क्या? अहंकार नहीं है। अहंकार और आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा अंतर है। आत्मविश्वास वस्तुतः आत्मज्ञान है, वह अपनी शक्तियों की सही पहचान का नाम है। किसकी? जो हमारी शक्ति है उसकी सही पहचान का नाम है। आत्मविश्वास उस अनुभूति का नाम है जो व्यक्ति को अब उसकी योग्यता से प्राप्त होती है। जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य योग्यता अधिक समझता है, जो कार्य उन व्यक्तियों को कठिन एवं असंभव प्रतीत होता है, उसे वह सरल व संभव समझता है। यह आत्मविश्वास का परिणाम है। इसमें शीर्षक पूछा है, तो वही आत्मविश्वास का फल। गद्यांश पूरा सारांश लिखना है। तो आत्मविश्वास एक प्रकार का आत्मज्ञान है। हम अपनी शक्तियों की पहचान आत्मविश्वास के द्वारा ही कर सकते हैं। जो हमें आत्मविश्वास है तभी तो हम अपनी शक्ति की पहचान कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कार्य की योग्यताएं विकसित होती हैं। आत्मविश्वास का परिमाण है कि कठिनाई का निवारण एवं असंभव को संभव बनाने की क्षमता का विकास। 6 नंबर का देख लेते हैं। अनुशासन विद्यार्थी का वरीण गुण है। अनुशासनहीन विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपयश का कारण बनता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अनुशासन की उपेक्षा करने वाला विद्यार्थी अनेक गुणों से वंचित रह जाता है। देश का भावी नागरिक होने के कारण उसके लिए अनुशासन नितांत आवश्यक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, शीर्षक में विद्यार्थी और अनुशासन की बात हो रही है, तो विद्यार्थी और अनुशासन सारांश हम देख लेते हैं इसका। अनुशासनहीन विद्यार्थी की प्रगति नहीं हो पाती है। भावी नागरिक बनने के लिए विद्यार्थियों में अनुशासन का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, 7 नंबर का, प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने में स्वतंत्र है। राष्ट्र किसी धर्म या संस्कृति में बाधक नहीं है और न एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के धर्म और संस्कृति में बाधक होना चाहिए। धर्म एकता का घोतक है, उसे पार्थक्य का साधन नहीं बनाना चाहिए। जो संप्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता है उसे दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। सब धर्म मूल में एक ही है और वे मनुष्य के साथ व्यवहार सिखाते हैं। कैसे? मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। ईश्वर किसी संप्रदाय में सीमित नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर और गांधी जैसे महान आत्माओं ने क्या बोला है, राम और रहीम को एक ही एकता मानी है। अब इसमें संप्रदायी एकता की बात चल रही है, तो यह संप्रदायी एकता आ गया, संप्रदाय के बारे में बात हो रही है। और अब इसका हम सारांश भी देख लेते हैं क्या है। आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब ठीक है।
धर्म एकता का प्रतीक है, इसलिए एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के धर्म और संस्कृति का विरोध नहीं करना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए राम रहीम को भी एक ही माना गया है। व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर सुगठित, स्वस्थ, सुंदर और सुडौल बनता है। हजारों की भीड़ में भी कसरती बदन वाला व्यक्ति सहज पहचाना जा सकता है। कसरत करने वाले व्यक्ति का शरीर तंत्र स्वस्थ बना रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, रक्त प्रवाह तेज होता है, आलस से दूर भागता है, स्फूर्ति आती है, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, जिससे क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, मन एवं तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है? ये व्यायाम से लाभ, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लाभ बता दिए। व्यायाम बताया, फिर ये बताया कि व्यायाम का क्या क्या लाभ मिलेगा। ये पूछे कि व्यायाम के लाभ, शीर्षक निकलेगा और क्या क्या लाभ मिलते हैं ये पूछा है। तो ये आपने यहाँ पे इतने लाभ लिखे हुए वो आप लिख सकते हैं। इसमें लिखा है व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर सुगठित, स्वस्थ, सुंदर और सुडौल बनता है। तो बच्चों, आज हमने आपको भी करवा दिया है टॉपिक संक्षेपण का। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मैंने जो इतने सारे आपको गद्यांश पढ़ के बताए हैं, अगर इससे अलग भी आ जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है आपको। गद्यांश को मैंने ज़रूर एक बार पढ़ा है, लेकिन आपको करीब 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, अच्छे से समझ के। तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस गद्यांश से ही बन जाएंगे। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।